स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं प्रवीण अंथवाल। हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर और कंटेंट की वीडियो डाल रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो अगले जो मई में डीएलएड की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित है। उसमें हम शुरुआती 3-4 वीडियो में पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, विशेषकर शिक्षण अभिरुचि से संबंधित उन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ वीडियो, कुछ लेक्चर हम जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसके आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी क्रम में हमारा ये आज पहला वीडियो है जिसमें हम 2016 का जो शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न पत्र है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा है उसमें शिक्षण अभिरुचि जो पूछी जा रही है वो सामान्य तौर पर केवल एप्टीट्यूड के तौर पर देखा जा रहा है आपका, कि आपका शिक्षक बनने की आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, और केवल उस पोटेंशियल को चेक किया जा रहा है। उस पोटेंशियल से आगे के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। कोर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं बनते हैं डीएलएड में, बल्कि केवल जो पोटेंशियल आधारित क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपके अंदर इस गुण का पता लगाया जाता है कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं। वैसे ही प्रश्न पत्र जो सामान्य अभिक्षमता है या सामान्य शिक्षण अभिरुचि है उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़े, क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़े, उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि एक तो हमें यह देखना होगा कि सबसे पहले हमें शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को आप हैंडल कैसे करेंगे, है ना। तो खासकर जब हमारे पास एलटी और लेक्चरर या कोई और जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके जो प्रश्न आते हैं उनके प्रश्न आपके बीएड से संबंधित होते हैं या फिर डीएलएड से संबंधित होते हैं। जो आपने डीएलएड के दौरान या बीएड के दौरान जो आपने सिलेबस पढ़ा होता है उस सिलेबस से संबंधित प्रश्न होंगे। लेकिन आपके पास डीएलएड का जब एंट्रेंस होगा तो डीएलएड के एंट्रेंस में आपको केवल आप में ये देखा जाएगा कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं है, और तब उसी समझ के आधार पर एक सामान्य क्षमता या एक सामान्य जो सोच होती है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। और उस पर उन प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जब हम अभी वर्तमान में जिस शिक्षा प्रणाली में रह रहे हैं वो शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। तो जब भी आप प्रश्नों को देखें तो प्रश्नों को देखने के क्रम में सबसे पहले ये देखें कि कहीं ये प्रश्न बाल केंद्रित शिक्षा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या जो ऑप्शन है अगर कोई भी ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है या बाल केंद्रित शिक्षा के जो नियम है या जो प्रावधान है या जो उसकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अगर कोई भी ऑप्शन दिए गए प्रश्न में अगर कोई भी ऑप्शन अगर उसका उल्लंघन कर रहा है, कोई भी विकल्प अगर उसका उल्लंघन कर रहा है तो उस विकल्प को गलत मानकर चलना है, वो विकल्प गलत होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखेंगे और आपको ये समझना है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है ना। जब हम आगे प्रश्नों की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं जिससे आपके प्रश्नों के सही होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और उसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि वर्तमान समय में हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं या एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं जो शिक्षा प्रणाली बच्चे को सेंटर में रखती है, केंद्र में बालक है और बालक को केंद्र में रखा गया है। और यह माना गया है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में कि जो हमारा सारा सिस्टम है, जो हमारा सारा एक हिसाब से व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है,
वो शिक्षा व्यवस्था बालक के लिए बनी हुई है। यानी कि सारी शिक्षा व्यवस्था का काम है बालक का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का मानसिक, शारीरिक, है ना, भावात्मक सभी प्रकार का विकास करना है। और सारी जो चीजें बनी हुई हैं वो बालक के लिए बनी हुई है, बालक को केंद्र में रखा गया है। और दूसरा कि बाल केंद्रित शिक्षा की एक और विशेषता है कि इसमें बाकी जो भी है, चाहे शिक्षक है, जो शिक्षण प्रणाली के अन्य तत्व हैं, चाहे शिक्षक है, चाहे विद्यालय है, चाहे आपके पास उसके अंदर कक्षाएं हैं, कक्षा है, या आप उसको पाठ्य वस्तु ले लें, या आप पाठ्य वस्तु के साथ साथ शिक्षण सहायक सामग्री ले लें, इन सबका काम है बालक को सीखने में मदद करना। जब हमारी पहले की शिक्षा प्रणाली आती थी, चाहे वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो या अभी कुछ समय पहले तक भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें बालक केंद्र में नहीं रहता था, उसमें ज्यादातर शिक्षक केंद्र में रहता था या विद्यालय केंद्र में रहता था। लेकिन वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है या जिस शिक्षा प्रणाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की है। और उसमें यह माना गया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके पास शिक्षक हो, चाहे आपके पास विद्यालय हो, चाहे आपके पास कक्षा हो, चाहे आपके पास शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, या फिर आपके पास पाठ्य वस्तु है, इन सबका काम बालक को सुविधाएं देना है, बालक की सीखने में सहायता करना है। तो कुल मिला के पूरा सिस्टम बनाया जाएगा बालक के लिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब कि सारा केंद्र में रहेगा, शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में कौन है? बालक रहेगा। दूसरा हमें एक और समझना है कि दूसरा पॉइंट इसमें एक और विशेषता हमें ये समझनी है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय, दूसरा ये ध्यान में रखना है कि बालक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें बालक को नुकसान पहुंच रहा है तो वो ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। एक शिक्षण प्रणाली में दंड की व्यवस्था, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है या बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, उसमें दंड को अवॉइड किया गया है, चाहे वो शारीरिक दंड हो चाहे मानसिक दंड हो। तो बालक को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बालक को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो बालक को किसी भी तरीके का दंड नहीं देना है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मैं लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, बालक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अगर किसी ऑप्शन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बालक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, तो वो किसी भी तरीके से एक सही ऑप्शन नहीं माना जाता है। आपको उसको तुरंत अवॉइड करके चलना है। क्वेश्चन में 2-3 चीजों का ध्यान में रखना है। पहला कि पूरी शिक्षा प्रणाली बालक के लिए बनी हुई है। दूसरा, बालक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि बालक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा कि अगर बालक असफल हो रहा है, अगर बालक असफल हो रहा है, बालक असफल हो रहा है तो यह व्यवस्था की गलती है, यह व्यवस्था की असफलता है। इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आगे जो हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो आपके पास इन 3 ये फॉर्मूले समझ लीजिए कि इन 3 फॉर्मूलों को आपको रखना है और इन 3 फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सा आसानी होगी। तो पहला कि पूरी शिक्षा व्यवस्था, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें ये ध्यान रखना है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था बालक को केंद्र में रखकर बनाई गई है, यानी कि सबका काम बालक को सुविधा प्रदान करना है, बालक को असिस्ट करना है। तो बालक के सुविधाएं देंगे, बालक के लिए बनी हुई है सारी शिक्षण व्यवस्थाएं। शिक्षक बालक के लिए काम करेंगे, शिक्षण व्यवस्था बालक के लिए काम करेगी, शिक्षण सहायक सामग्री हो चाहे विद्यालय हो बालक के लिए काम करेगी। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बालक को किसी भी प्रकार का
नुकसान नहीं होना चाहिए, बालक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, उसे किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया जा सकता, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और तीसरा कि अगर बालक असफल हो रहा है तो यह व्यवस्था की गलती है, बालक की नहीं, है ना। अगर बालक फेल हो रहा है या बालक सीख नहीं रहा है तो उसमें बालक की गलती नहीं है, उसमें व्यवस्था की गलती है, शिक्षकों की गलती है, जो विद्यालय की जो पर्यावरण है उसकी गलती है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रही है उसकी गलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसरों को आपको जब भी आप सॉल्व करें तो ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि इन तीन चीजों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे, आगे जब भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और वो श्याम पट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। एक जो छात्र है और वो एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ रहा है और वो श्याम पट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है। तो भाई अगर एक छात्र श्याम पट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो अपनी आंखें रगड़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे दृश्य समस्या है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि उसे दृश्य समस्या है। अगर उसे दृश्य समस्या है तभी तो वो श्याम पट पर ध्यान नहीं दे पा रहा है और तभी तो वो लगातार अपनी आंखें रगड़ रहा है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी। शिक्षक होने के नाते मैं अपने कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो सुंदर व आकर्षक हो। तो भाई आपको एक शिक्षक होने के नाते क्लासरूम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, न रंग रूप के आधार पर, न धर्म, न जाति, न लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। तो अगर आपको भेदभाव नहीं करना है तो इसका मतलब आपको सुंदर और आकर्षक को क्यों पसंद करेंगे आप, आपका मतलब सुंदर और आकर्षक विद्यार्थियों से नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आज्ञाकारी हो। तो एक क्लासरूम में जो विद्यार्थी होते हैं अगर वो आज्ञाकारी हैं तो आज्ञाकारी हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आप उनको एक शिक्षक के तौर पर एक आदर्श विद्यार्थी नहीं मान सकते। एक अच्छे विद्यार्थी वही होंगे जो कि कक्षा में क्रियाशील हो और कक्षा में सीखने पर ध्यान दे रहे हो। तो कक्षा में जो विद्यार्थी क्रियाशील होते हैं उन्हीं विद्यार्थी को एक अच्छे शिक्षक को पसंद करना चाहिए। बाकी आज्ञाकारी हो तो आज्ञा, अगर आपके आज्ञा का पालन भी कर रहे हो और पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर वो अच्छे बालक नहीं होंगे। उच्च परिवार से संबंधित रखते हो, अगर इस आधार पर अगर आप किसी विद्यार्थी को पसंद करते हैं तो भी आपके अंदर शिक्षक होने के वो एक आदर्श शिक्षक होने का गुण नहीं है कि आप किसी बालक को केवल धर्म, जाति और किसी परिवार से संबंधित होने पर पसंद करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे, सही ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन होगा इसका, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। तो छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर जिस विधि में मिलेगा वो विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर विधि होती है यही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जब भी छात्र और शिक्षक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो किसी भी क्लासरूम में तो वो क्लासरूम सबसे अच्छा माना जाता है, उसे ही सजीव क्लासरूम कहा जाता है या सजीव कक्षा कहा जाता है, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों की भागीदारी हो रही हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर रहे हो और दोनों को ही एक दूसरे से उन प्रश्नों का जवाब मिल रहा हो। तो इसकी जो सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी वो प्रश्नोत्तर विधि मानी जाएगी, क्योंकि इसी में अधिक से अधिक छात्र सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपके पास चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन आपके पास निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें यह है कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। दूसरा है जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। चौथा है पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। और चौथा है पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इसमें कौन सा कथन सही है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है कि एक होता है पाठ्यक्रम और एक होती है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या को कहते हैं करिकुलम और पाठ्यक्रम को कहते हैं सिलेबस। तो जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम को आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा गोला होता है और जो उसके अंदर पाठ्यचर्या जो होती है वो एक बड़ा गोला होता है और उसी के अंदर उसका एक भाग है, उसी का एक भाग है जिसे कहा जाता है पाठ्यक्रम, या पाठ्यक्रम को ही कहा जाता है सिलेबस, और पाठ्यचर्या को कहा जाता है करिकुलम। तो जो पाठ्यचर्या रहती है, पाठ्यचर्या में केवल और केवल सिलेबस शामिल नहीं रहता है, केवल और केवल पढ़ने की चीजें शामिल नहीं रहती, बल्कि पाठ्यचर्या में आपकी सभी जो एक्टिविटियां होती है विद्यालय के अंदर या एक विद्यालय के बाहर भी जो आप एक्टिविटी करते हैं वो सभी शामिल रहते हैं। आप स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, आप किसी संगीत या किसी जो नृत्य की प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं, वो सारे के सारे पाठ्यचर्या में शामिल होते हैं। जबकि जो सिलेबस है, सिलेबस में केवल आपको वो चीजें कवर करनी होती हैं, वो चीजें एक साल भर में सीखनी होती है जो कि आपकी पाठ्य वस्तुओं में दे रखी होती है। तो सिलेबस का अर्थ ये होता है कि सिलेबस का अर्थ आपका केवल और केवल पाठ्य वस्तु से होता है। जो आपकी पुस्तकें, उन पुस्तकों में जिस जिस कंटेंट को दे रखा होता है, आपको केवल वो कंटेंट पूरा करना होता है, और इस पाठ्य वस्तु से ज्यादातर आपका केवल मानसिक विकास होता है। जबकि जो पाठ्यचर्या है जिसे करिकुलम कहा जाता है, करिकुलम में कई सारी गतिविधियां शामिल रहती हैं। करिकुलम में आपको अपना सिलेबस भी कवर करना होता है, आपको अपने सिलेबस के अतिरिक्त जो गतिविधियां होती हैं उनको भी पूरा करना होता है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में ये मूलभूत अंतर है सिलेबस और करिकुलम में। करिकुलम पाठ्यचर्या को कहा जाएगा और पाठ्यक्रम को सिलेबस कहा जाता है। तो इसका निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहले ऑप्शन में हमें सही आंसर दिख जा रहा है कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही परिशिष्ट है, या पाठ्यचर्या का ही क्या है, एक भाग है। दूसरा, पाठ्यचर्या जो होगी वो दो विद्यालयों की अलग अलग हो सकती है। पाठ्यक्रम दो विद्यालयों का एक जैसा होगा, लेकिन पाठ्यचर्या दो विद्यालयों की एक जैसी नहीं होगी। दोनों विद्यालयों की पाठ्यचर्या अलग अलग हो सकती है। किसी विद्यालय में संगीत पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, किसी विद्यालय में स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा हो, तो पाठ्यचर्या अलग अलग हो सकती है। लेकिन पाठ्यक्रम दो विद्यालयों का जो एक ही बोर्ड से एफिलिएटेड है उनका एक ही पाठ्यक्रम होगा। तो इसका सही आंसर ए होने वाला है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम आते हैं कि विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित में से किससे किया जा सकता है? तो पहला है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, दूसरा है वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, तीसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और चौथा है निर्माणात्मक मूल्यांकन। अच्छा, इसको हमें थोड़ा सा समझना है कि एक बच्चा जो है उसका अगर मूल्यांकन आपने करना है तो मूल्यांकन करने के लिए कौन सी पद्धति सही होगी? तो जो सबसे सही पद्धति मानी जाती है ना, जो सर्वोत्तम मूल्यांकन पद्धति है, सर्वोत्तम मूल्यांकन पद्धति हमारे पास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है वही हमारे पास सर्वोत्तम विधि है, वही हमारे पास सबसे अच्छी विधि है। तो विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन जिस विधि से किया जाता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि है। अब इसको हमें थोड़ा समझना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि ऐसा मूल्यांकन जो केवल वर्ष के अंत में न किया जा रहा हो, जो किसी शिक्षण सत्र के अंत में न किया जा रहा हो, या किसी महीने के अंत में न किया जा रहा हो, या किसी चैप्टर के अंत में न किया जा रहा हो, बल्कि वो मूल्यांकन क्लासरूम में शिक्षण के दौरान साथ साथ चल रहा हो। जब मूल्यांकन लगातार किया जा रहा हो, सतत रूप से किया जा रहा हो, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और अगर कंटिन्यूअस तरीके से किया जा रहा है, रोज एक बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है। अब रोज एक बच्चे का मूल्यांकन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उससे क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन दें और क्वेश्चन आंसर लें।
बल्कि आप मूल्यांकन करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप केवल उसको देखकर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, उसकी बोलने की शैली में क्या विकास हुआ है, उसको अपने को प्रेजेंट करने की शैली में क्या विकास हुआ है, उसमें जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं उनको लगातार ऑब्जर्व करना, यही सतत मूल्यांकन है। तो सतत मूल्यांकन केवल साल भर के अंत में होने वाला मूल्यांकन नहीं है, बल्कि पूरे कक्षा के पहले दिन से और सत्र के जो अंतिम दिन है वहां तक रोज चलने वाला मूल्यांकन कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। और दूसरा, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिस मूल्यांकन में, है ना, व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिस मूल्यांकन में केवल हम बच्चे का ये नहीं देखते कि उसने सिलेबस कवर कर लिया है या नहीं कर लिया है, बल्कि उसके कई सारे एस्पेक्ट को मूल्यांकित किया जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि उसने साथ में स्वास्थ्य के संबंध में क्या कार्य किया है पूरे साल भर में, उसने खेल के संबंध में क्या कार्य किया है, उसने जो संगीत है उसके संदर्भ में क्या कार्य किया है, उसने अपने साथ के बच्चों से किस प्रकार से अंतर संबंध बनाए हैं या किस प्रकार से एक बच्चों के साथ सोशल होने का प्रयास किया है। उन सारी चीजों का जब हम बच्चे का जो मूल्यांकन करते हैं वो केवल उसके मानसिक स्तर के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों को देखकर करते हैं। तो जब हम सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन जो होगा वो सर्वोत्तम मूल्यांकन हमारे पास व्यापक एवं सतत मूल्यांकन होगा। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है छठे का आंसर सी है। ठीक है, छठे क्वेश्चन का आंसर सी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, CCE। ठीक है, और इसकी जो चर्चा की गई थी वो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है हमारे पास 2009, उसमें चर्चा की गई थी। उसमें ये कहा गया था भाई कि बच्चे का मूल्यांकन केवल साल के लास्ट में या 6 महीनों के अंत में नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ समय पहले तक देखेंगे तो जब 2008-9 तक की बात थी, उस समय तक छमाही परीक्षा होती थी और वार्षिक परीक्षा होती थी। तो बच्चे का मूल्यांकन केवल 2 बार हो रहा है, और केवल बच्चे का किस पक्ष का मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो उसने जो पढ़ा है पूरे साल भर में, जो किताबें हैं उन किताबों को याद किया है या नहीं किया है, बस इसका मूल्यांकन हो रहा था। तो संकीर्ण मूल्यांकन था और कंटिन्यूअस मूल्यांकन नहीं था। लेकिन 2008-9 के बाद CBSE और राइट टू एजुकेशन एक्ट में CBSE ने सबसे पहले किया था इसे, और उन्होंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे का रोज मूल्यांकन किया जाए, उसमें रोज क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोज वो किन किन चीजों को डेवलप कर रहा है अपने अंदर, इन चीजों का मूल्यांकन किया जाए, और साथ ही साथ उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। और इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अगली जो कड़ी है उसके रूप में भारत में ग्रेडिंग प्रणाली शुरू हुई, है ना, और उसके साथ ही साथ ग्रेडिंग प्रणाली के साथ अब भारत में लगातार इसको और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके क्वेश्चन आंसर, आपके पोटेंशियल देखा जाएगा तो वो जो 3 शुरू के फॉर्मूले बताए मैंने आपको कि बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो शिक्षक अगर बने हैं तो शिक्षक आप खुद के लिए नहीं बने हैं, आपको बच्चे को असिस्ट करना है, बच्चे को सुविधाएं देनी है। तो अगर बच्चे को सुविधाएं देनी है तो उसको सुनना पड़ेगा, है ना। तो आप बच्चे को भगा नहीं सकते ऐसे, तो आपको बच्चे को सुनना पड़ेगा, उसे दंड नहीं दे सकते, आपको उसको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन है, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, पहला है। दूसरा है, उसे बताइए कि उसके घर कभी ना आए। तीसरा है, उसे बताइए कि वो प्रधान अध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। और चौथा है, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। भाई अब इसके चारों ऑप्शन को देखते हैं। चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। आप शिक्षक क्यों बनाए हैं? फिर बच्चा आपके पास आया है, इसका मतलब वो अपने माता पिता से बात नहीं कह पा रहा है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अगर आपके पास आ रहा है, अगर वो अपने माता पिता से ही अपनी बात कह पाता तो वो आपके पास क्यों आता?
तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन आपको हटाना है कि विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना। अगर विद्यार्थी आपके पास आया है तो आपको उसकी समस्या समझनी है, आपको उसकी समस्या समझनी है, आपको उसके माता पिता से नहीं कांटेक्ट करना है, बल्कि आपको खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप नहीं तो फिर शिक्षक किस लिए है? अगर आप शिक्षक है तो आपको विद्यार्थियों की समस्या सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इससे तो आप बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानसिक तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आप उसे घर से भगा दे रहे हैं कि अब इसके बाद मेरे घर दोबारा कभी मत आना। दूसरा ऑप्शन जो है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा, इससे भी नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा जो है, उसे बताइए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। इसमें फिर वही ए ऑप्शन वाली समस्या आ जाएगी कि बच्चा अगर वैसे ही होता तो प्रधानाध्यापक के पास सीधे जाता ना, अगर उसको अगर प्रॉब्लम प्रधानाध्यापक से सॉल्व करवानी होती। तो बच्चे की समस्या है, वो आपके पास आया है, इसका मतलब उसको आपको ही सॉल्व करना है। तो सी ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा? उसे युक्ति संगत सहायता दें। युक्ति संगत का मतलब होता है रीजनेबल, उसे रीजनेबल सहायता दें। आप जो वो सहायता मांग रहा है उसकी सहायता करें और साथ ही साथ उसके मनोबल को भी प्रोत्साहित करें, उसका मनोबल भी बढ़ाएं। अगर वो किसी समस्या से घिरा हुआ है तो उसके मनोबल को भी बढ़ाएं। और प्रॉब्लम को लेकर अगर आपके पास आया है, आपकी कक्षा का बच्चा अगर आपके पास आया है, तो आपको उसे ना तो माता पिता से कांटेक्ट करना है पहले, ना प्रधानाध्यापक से कांटेक्ट करना है, पहले आपको खुद से वो प्रॉब्लम सुलझानी है। अगर वो आपके दायरे में है वो प्रॉब्लम सुलझाने के लिए, तो पहले खुद से आपको प्रॉब्लम सुलझानी है ना? इसीलिए आप कक्षा के शिक्षक हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? अगर कुछ बच्चे है ना क्लासरूम का अनुशासन भंग करने की कोशिश कर रहे हो जानबूझ के, अब बच्चा कोई भी गलती करे, बच्चा असफल होए, बच्चा फेल होए, इसमें आपको एक तो पहली बात यह है कि गलती बच्चे की नहीं है, गलती सिस्टम की है। दूसरा, आपको यह देखना है कि आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, आपको बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे चला भी गया है तो आपको उसे सुधरने का मौका देना है। आपको अपने किसी भी तरीके से, चाहे आप अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करें, आप अपने बोलने के तरीके में परिवर्तन करें, आप बच्चों को समझें, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन आपको बच्चे को सुधारना है, और वो भी बिना दंड दिए हुए, क्योंकि आप बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षक हैं। आप ऐसी शिक्षण प्रणाली के शिक्षक होने जा रहे हैं जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है। तो अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, ये तो पुराने जमाने के टीचर हो गए, जो पुराने जमाने के शिक्षक होते थे। ये दंडात्मक तरीका था और ये तानाशाही प्रवृत्ति वाली शिक्षण प्रणाली थी, जबकि वर्तमान समय में हम लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में रहते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों बराबर का योगदान दिया जाता है। पहले हमारे पास जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें शिक्षक को बहुत अत्यधिक महत्व दिया जाता था और छात्रों का जो महत्व था वो गौण था, वो द्वितीयक, या आप ये समझिए कि उनका उतना ज्यादा महत्व नहीं था जितना शिक्षक का था। लेकिन वर्तमान समय में जो सर्वाधिक महत्व है किसी क्लासरूम में वो छात्र का है। तो उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, यानी कि जो क्लासरूम है उससे पृथक रखना, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी है, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, सत्ता के साथ। अब यहां पर समूह का सुधार करना तो है, आप सुधार करने के लिए ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन सत्ता के साथ आ रहा है। सत्ता का मतलब होता है पावर के साथ, क्या आपको अपनी पावर और शक्ति के साथ, चाहे आप उन्हें दंड दें चाहे कैसे भी दें, उसके साथ सुधार करना है। तो नहीं, सत्ता के साथ सुधार नहीं करना, अपने पावर के साथ सुधार नहीं करना है बच्चे का। बच्चे को, क्योंकि आप केंद्र में नहीं है शिक्षण प्रणाली के, शिक्षण प्रणाली के केंद्र में बच्चा है,
तो इसलिए आपको सत्ता के साथ नहीं करना है उस समूह का सुधार, क्योंकि सत्ता के साथ पावर आती है, और पावर का अर्थ होता है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे दंडात्मक तरीके से दें, चाहे शारीरिक दंड दें, चाहे मानसिक दंड दें, उन तरीकों से आप सुधार कर सकते हैं। तो वो गलत तरीका होगा किसी भी शिक्षण प्रणाली में। सही तरीका है कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। अब ये तरीका होता है कि आत्म परीक्षण का अवसर दे, आप उन्हें बोले कि भाई ये गलत चीज है और आप एक बार देखें तो सही। तो आपको बच्चों को समझाना है, अपने तरीके से समझाना है, उन्हें प्यार से समझाना है और उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना है। देखिए ये भी वैसे सी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन सी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि आप इसमें सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, पावर का प्रयोग कर रहे हैं, और जब भी आप बलपूर्वक या पावर से किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि उससे बच्चे को नुकसान होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपके पास? डी होगा। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अच्छा, एक और चीज, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 का जो ए सेट है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 158 होगा। यहाँ पर हमने स्लाइड में इसको 8वें क्रम का प्रश्न बनाया है, लेकिन वैसे इस प्रश्न का जो क्रम है वो जो आपका पास क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये 158 का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? कार्यशालाएं, ठीक है, यानी कि वर्कशॉप जो रहती हैं, कई बार विद्यालयों में या आपने कहीं पर भी देखी होंगी, वर्कशॉप आयोजित की जाती है। तो वर्कशॉप किसके लिए आयोजित की जाती है? सबसे पहले व्याख्यान देने के लिए, दूसरा है बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, तीसरा है नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, और चौथा है प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। तो जो अधिकतर वर्कशॉप होते हैं, ये जो सेमिनार होते हैं, उसमें जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो व्याख्यान देते हैं, वो किसी टॉपिक पर आके व्याख्यान देते हैं। जैसे किसी भी विषय पर वर्कशॉप बुला ली, कार्यशाला बुला ली या सेमिनार बुला ली, तो उसमें कुछ विषय विशेषज्ञ आते हैं, उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ आते हैं, और उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ जो होते हैं वो व्याख्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा, 9वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास, यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये 159 क्वेश्चन होगा। ठीक है, व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब व्याख्यान दिए जाते हैं तो व्याख्यान देने के साथ साथ उन व्याख्यानों का जो उद्देश्य होता है, उन व्याख्यानों का उद्देश्य प्रशिक्षण देना होता है। विद्यार्थियों को या जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण देना होता है ताकि वो कुछ सीख सके, है ना। विषय विशेषज्ञ आते हैं, अपने व्याख्यान देते हैं, लेकिन व्याख्यान देने का उद्देश्य ये होता है कि वहां पर वो उन जो सुनने वाले आ रखे, जो श्रोता लोग आ रखे हैं, जो वर्कशॉप में सुनने वाले आ रखे हैं, वो कुछ प्रशिक्षण ले सके या कुछ अनुभव प्रदान कर सके। तो केवल व्याख्यान नहीं होता है, व्याख्यान तो होता ही होता है, लेकिन व्याख्यान के साथ साथ विषय विशेषज्ञ यहाँ पर जो सीखने आए हुए लोग होते हैं वर्कशॉप में, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं और अनुभव भी प्रदान करते हैं। तो जो कार्यशालाएं होती हैं, ये वर्कशॉप होते हैं, उन वर्कशॉप का उद्देश्य प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपके पास डी होगा, है ना। प्रशिक्षण, देखिए कार्यशालाएं जो होती हैं वर्कशॉप में आते हैं, उनमें विषय विशेषज्ञ आते हैं, उनके व्याख्यान भी होते हैं, लेकिन उन व्याख्यानों का उद्देश्य केवल और केवल क्या है? केवल और केवल वहां पर व्याख्यान देना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित कर रहे हैं, वो बहुत अधिक सीखना चाहते हैं। वो हो सकता है प्रश्न पूछ रहे हो क्लासरूम में लगातार, तो बहुत अधिक सीखने की अगर जिज्ञासा प्रदर्शित कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कि छात्र क्या है? प्रतिभाशाली है ना। भाई धनी परिवारों से होंगे तो धनी परिवारों वाले प्रश्न थोड़ी पूछेंगे, जरूरी हो। बनावटी व्यवहार भी नहीं है और कक्षा में उदंडता पैदा करना भी नहीं चाहते हैं। आपको ये देखना है कि जो सर्वाधिक सही तरीके से बच्चे को जो ऑप्शन प्रेजेंट कर रहा है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लगभग 140 या उससे ऊपर होता है, जिनका आईक्यू 140 या उससे ऊपर होता है, उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। वो जो कक्षा के सामान्य बच्चे रहते हैं, उन सामान्य बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं
और उनकी जो सीखने की जिज्ञासाएं होती हैं, जो उनके प्रश्न होते हैं, वो भी कई बार ऊंचे स्तर के होते हैं, अपनी कक्षा के स्तर के। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, उन प्रतिभाशाली बालकों की जिज्ञासा प्रदर्शित करने की विशेषता होती है। और प्रतिभाशाली बालक की 2-3 विशेषताएं होती हैं। एक तो उनका IQ 140 के आसपास होता है, दूसरा वो सीखने की अत्यधिक जिज्ञासा या अत्यधिक प्रश्न करते हैं, और तीसरा उनकी सीखने की गति बाकी बालकों से तेज होती है। तो ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक को विशेष प्रयास या विशेष एफर्ट डालने पड़ते हैं, ताकि उसकी जो उम्मीदें हैं सीखने के लिए, उन उम्मीदों को पूरा किया जा सके, है ना। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं ऐसे जो अधिक से अधिक प्रश्न या अधिक से अधिक जिज्ञासा प्रदर्शित कर रहे हैं सीखने की। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है विषय का गूढ़ ज्ञान होना, ठीक है। दूसरा है अच्छी संप्रेषण क्षमता, तीसरा है छात्र कल्याण की चिंता, और चौथा है प्रभावी नेतृत्व के गुण, है ना। तो इसका जो सही आंसर दे रखा है आपका रामनगर बोर्ड ने, उसका जो सही आंसर दे रखा है, देखिए ये छात्र कल्याण की चिंता करना, ये भी एक अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है, क्योंकि शिक्षक का मुख्य कार्य जो है भाई, अगर छात्र कल्याण की चिंता है वो अच्छी बात है, लेकिन ये मुख्य कार्य नहीं है शिक्षक का। मुख्य कार्य शिक्षक का जो है वो पढ़ाना है ना। तो पढ़ाना इसका मुख्य गुण है, और उस पढ़ाने के साथ साथ आपके पास एक अच्छी संप्रेषण क्षमता भी होनी चाहिए, एक अच्छी संप्रेषण क्षमता भी होनी चाहिए। और अगर आपके पास अच्छी संप्रेषण क्षमता नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी संप्रेषण क्षमता नहीं है, तो अगर माना किसी शिक्षक के पास बहुत अत्यधिक ज्ञान है ना, और वो अत्यधिक ज्ञान है लेकिन वो आपको समझा नहीं पा रहा है, वो अपने ज्ञान को आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। उसे विषय का तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर वो बच्चों को डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है, बच्चों को समझा ही नहीं पा रहा है। यानी कि उसके पास अगर एक अच्छी संप्रेषण क्षमता भी नहीं है, तो भी वो एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। उसे विषय का गूढ़ ज्ञान नहीं है, तो भी वो एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास 2 से अधिक ऑप्शन सही दिखे, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपके पास 2 से अधिक ऑप्शन या 3-4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो उसमें आपने ये देखना कि उन ऑप्शन में से सबसे जरूरी या सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। तो भाई एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाई पहले तो उसे क्या हो, अपने विषय का ज्ञान हो, बाकी चीजें तब है ना। एक शिक्षक के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसे अपने विषय का ज्ञान हो। अगर उसे अपने विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो बच्चों को क्या डिलीवर करेगा, है ना। तो सबसे पहले है कि उसे विषय का क्या हो, गूढ़ ज्ञान हो। बाकी संप्रेषण क्षमता ये दूसरे नंबर पे आती है, सबसे पहले उसे विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। भाई वैसे तो उसके अंदर अच्छी संप्रेषण क्षमता भी होनी चाहिए, उसे छात्र कल्याण की चिंता भी होनी चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व के गुण भी होने चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वो है जिसके अंदर प्रभावी नेतृत्व के गुण है। लेकिन सबसे जो जरूरी है क्लासरूम में एक शिक्षक के लिए, जो सबसे जरूरी है कि उसे विषय का गूढ़ ज्ञान हो या विषय का उसे गहरा नॉलेज हो। तो इसका ऑप्शन ए सही माना था। आपके जो रामनगर जो UPSC है, जो इस एग्जाम को कराता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बहुत अनौपचारिक तथा निकट संबंध, दूसरा है कक्षा कक्ष तक सीमित संबंध, तीसरा है सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, और चौथा है उदासीन। तो इनमें से कौन सा सबसे सही माना जाएगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ठीक है, तो जो शिक्षक और छात्रों के संबंध होते हैं वो अत्यधिक निकट संबंध होते हैं, बहुत अनौपचारिक संबंध होते हैं, वो कोई औपचारिक संबंध नहीं होते, है ना। अगर शिक्षक और छात्रों के संबंध देखे जाए तो वो औपचारिक, अच्छा 2 वर्ड होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक का अर्थ होता है जिसमें फॉर्मेलिटी होती है ना।
जिसमें दो लोग केवल और केवल ऑफिशियल बातें कर रहे हैं, ऑफिशियल चीजें शेयर कर रहे हैं, ऑफिशियल ढंग से बात कर रहे हैं, उनमें एक डिफरेंस रहता है दो लोगों के बीच में। औपचारिक ऐसा होता है जिसे फॉर्मल कहा जाता है। तो फॉर्मलिटी जिसे कहा जाता है कि औपचारिकता करना, दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है लेकिन वो एक पद के तरीके से हो रहा है, ये दो, उसमें एक डिस्टेंस रहती है। जबकि अनौपचारिक ऐसी बातचीत होती है जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, माता पिता के साथ करते हैं, और शिक्षकों के साथ भी आपका जो संबंध होता है वो अनौपचारिक ही होता है। एक अच्छा शिक्षक और अच्छे छात्रों के बीच जो अच्छा, सबसे अच्छा जो संबंध माना जाएगा, शिक्षक और छात्रों के बीच में जो सबसे अच्छा संबंध माना जाता है वो बहुत अनौपचारिक तथा निकट का माना जाता है भाई। क्योंकि पूरे विद्यालय में 8 घंटे किसी भी विद्यार्थी को शिक्षकों के साथ रहना होता है और अपने सहपाठियों के साथ रहना होता है, तो उसके साथ, अपने शिक्षकों के साथ उसका औपचारिक संबंध नहीं हो सकता है। वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्रों के संबंध अनौपचारिक तथा निकटतापूर्ण होते हैं। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन भी सही है, सी सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, ये भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा जो सही है वो ए ऑप्शन सही है। बस सम्मानपूर्ण तो होंगे ही, है ना, सद्भावनापूर्ण भी होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो बहुत अनौपचारिक होते हैं और निकट संबंध होते हैं। जैसे कि बच्चों के अपने माता पिता के साथ संबंध होते हैं, वैसे ही शिक्षक और छात्रों के संबंध होते हैं। तो माता पिता के साथ तो आपके अनौपचारिक और निकट संबंध होते हैं, वैसे ही शिक्षक के साथ भी अनौपचारिक और निकट संबंध होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ए। अगले हमारे पास क्वेश्चन आता है फिर 13वां क्वेश्चन कि छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को, माता पिता को प्रेरित किया जाए। ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा था उन्होंने कि छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। अब उनके माँ बाप को, इसलिए निष्पत्ति का मतलब होता है परिणाम में, है ना, निष्पत्ति का मतलब यहाँ पर होगा, ऐसे वर्ड आएंगे आपके पास, तो निष्पत्ति का अर्थ होता है परिणाम, निष्पत्ति का अर्थ होता है परिणाम। तो छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। पहला, अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण करने के लिए। दूसरा, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में चिंता ना करें। और अगला है, बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। तो इसमें से जो सबसे सही आंसर होगा, ठीक है, 163, सॉरी, जो 13वां क्वेश्चन है आपके पास, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है। तो छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाने के लिए भाई बी ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था तो करनी ही नहीं है ना, ये तो गलत है। विद्यालय क्यों है? विद्यालय इसीलिए तो बना ना ताकि छात्र सीखे, उसके लिए फिर अतिरिक्त ट्यूशन की क्या जरूरत है? तो ये तो गलत ऑप्शन है। अगला, इसके बारे में चिंता न करें। तो माता पिता है, माता पिता अगर बालक की निष्पत्ति के बारे में या बालक की शिक्षण जो प्रक्रिया है या सीखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चिंता न करेंगे तो कौन करेंगे? तो बी ऑप्शन भी इसका क्या है? गलत है। अब इसके बाद ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से हमें सही आंसर ढूंढना है। ये तरीका होता है एलिमिनेट करने का, चीजों जो गलत आंसर है उनको एलिमिनेट करने का। तो बी और सी हमने एलिमिनेट कर लिया, अब हमारे पास ए और डी बचता है। तो अपने बच्चे के कार्य के निरीक्षण के लिए, ठीक है, कि माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए। और तीसरा है, बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। अब इसमें देखिए बार बार वाला है, यानी कि बार बार, तो ये बार बार जब भी ऑप्शन आ रहा है कि भाई शिक्षक और बच्चे के माता पिता के बीच अंतःक्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि फिर बच्चे का शिक्षण प्रक्रिया पे उसका कुछ प्रभाव पड़े, है ना। तो इसका सबसे जो सही आंसर है वो है ए आंसर, कि अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए प्रेरित किया जाए माँ बाप को, कि वो निरीक्षण करें कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ताकि माता पिता को पता चले कि किस तरीके से उनका बालक सीख रहा है और किस तरीके से उसकी सीखने की प्रक्रिया है। ठीक, तो इसमें जो हमारे पास इसका सही आंसर है वो सही आंसर आपके पास ए सही आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपके पास ए आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि सजीव कक्षा,
सजीव कक्षा का मतलब होता है जिसे जीवंत कक्षा कहते हैं। अब जीवंत कक्षा कौन होती है? जीवंत कक्षा वो होती है जिसमें छात्र भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो और शिक्षक भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। ऐसी कक्षा को जीवंत कक्षा कहा जाएगा। ठीक है, जीवंत कक्षा ऐसी कक्षा को कहा जाता है जिसमें छात्र भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो और शिक्षक भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। तो ऐसी कक्षा जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं वो कक्षा सजीव कक्षा कहलाएगी। तो कौन सी होगी? यानी कि पहला ऑप्शन इसमें कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, है ना। तो भाई क्लासरूम में हास्य परिहास जरूरी होता है ना, विनोद जरूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि समय समय पर हर टाइम पर आपको वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी बना रखी हो, तो इसका नहीं होता है। समय समय पर हंसी के फव्वारे नहीं उड़ने चाहिए। ठीक है, अगला जो है कि संपूर्ण कक्षा में शांति रहे, संपूर्ण शांति रहे, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा है कि बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, और चौथा है छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। भाई तो वाद विवाद, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो, ये भी सही तरीका नहीं है, बल्कि एक जीवंत कक्षा वो है जिसमें बार शिक्षक और छात्र के बीच क्या हो रहा हो? बार बार वार्तालाप हो रहा हो। तो जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच में वार्तालाप हो रहा हो वही क्लासरूम जीवंत माना जाएगा, जिसमें यानी कि छात्र क्या कर रहे हो? सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हो। क्योंकि छात्र सक्रिय रूप से भागीदारी कहां पर करेंगे? छात्र सक्रिय रूप से भागीदारी वहां पर करेंगे जहां पर छात्र और शिक्षक दोनों क्लासरूम में क्या हो रहा? वार्तालाप हो रहा। तो अगर बातचीत हो रही है, अगर दोनों के बीच प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो वो कक्षा सजीव कक्षा कहलाएगी। तो इस वाली स्थिति में छात्र सक्रिय रूप से कक्षा में भागीदारी कर रहे होंगे। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन किसी भी क्लासरूम के लिए सही नहीं माने जाएंगे। पूर्ण रूप से शांति भी सही नहीं मानी जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में क्लासरूम में कॉमेडी हो रही है या हास्य परिहास हो रहा है, वो भी पूरी क्लासरूम के लिए सही नहीं माना जाएगा। कभी कभी तो हास्य परिहास चलता है, लेकिन लगातार नहीं होना चाहिए। और अंत में कि छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो रहा, तो जोर जोर से वाद विवाद तो एक गलत तरीका है वाद विवाद करने का, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? सही आंसर इसका सी होगा। फिर अगले चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे करने दे। दूसरा है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे। तीसरा छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। और चौथा है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को हमने देखना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो 4 ऑप्शनों में से जो सही आंसर है इसका, यानी कि जो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो इसका आंसर सी है ना। देखिए भाई, क्लासरूम में किसी भी बच्चे को अगर वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान समय की शिक्षण प्रणाली में आपको छात्रों को दंड नहीं देना है, बल्कि अगर वो किसी तरीके से कुछ ऐसा व्यवहार दिखा रहे हैं, है ना, जो अनुशासनहीनता का व्यवहार दिखा रहे हैं, तो उनसे कोई ऐसा काम कराया जाए जो उनकी रुचि के अनुसार हो। क्योंकि वर्तमान समय में ये माना जाता है कि जो बच्चे अगर क्लासरूम में अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि या तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो आवश्यकता है उनके अनुसार कक्षा में शिक्षण नहीं हो रहा है, या फिर जो कक्षा है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है, या जो पढ़ाया जा रहा है वो रुचिपूर्ण नहीं है, बालक उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो अगर आपको बालकों को इंटरेस्ट लेना है क्लास में, अगर बालकों को अगर इंटरेस्ट जगाया जाए क्लासरूम में, या अगर बालकों को ये तैयार किया जाए कि वो उनकी रुचि के हिसाब से कार्य दिए जाए उन्हें, तो बालक उस कार्य को आसानी से करते हैं और फिर वो अनुशासनहीनता भी नहीं करते हैं। तो अनुशासन को स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बालकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिए जाएं। रुचि के अनुसार ऐसे कार्य जो उनके सीखने से भी संबंधित हों, तो ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जो उनकी रुचि के अनुसार हों, या उनको कुछ समस्याएं हल करने के लिए दे दी जाए। तो जैसे ही बच्चों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए दे दी जाएंगी, वो अनुशासनहीनता को छोड़ देंगे। यानी कि बच्चों को आपको किसी तरीके से सीखने की प्रक्रिया में बिजी रखना है, सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखना है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने का तरीका यह है
कि उनको कुछ समस्याएं हल करने को दे दे। और जब बच्चों को समस्याएं हल करने को देते हैं तो समस्याएं हल करने का मतलब है कि ऐसी समस्याएं नहीं कि उन्हें क्वेश्चन आंसर दे दिया, बल्कि कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ सिचुएशन दे दी, कुछ कहानी लिखने के लिए दे दी, है ना, ऐसी चीजें दे दी। तो इसका सही आंसर सी होगा। छात्रों को जो चाहे वो करने दे, ये तो गलत तरीका होगा भाई। क्लासरूम का मतलब ये है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाना है, लेकिन जो चाहे वो करने दे, ये सही आंसर नहीं होगा। जो चाहे वो करने दे, वो नहीं करने देना है, बल्कि आपको बच्चों को वो करने देना है जो उनके सीखने की प्रक्रिया में सहायता कर सके। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार तो करना ही नहीं है, है ना, कठोर व्यवहार तो होगा ही नहीं। तीसरा है, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते, तो ये भी गलत है। आपको दृढ़ता तो बरतनी नहीं है, उनके साथ आपको किसी भी तरीके का ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि उनको किसी भी तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो। दूसरा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। तीसरा, सभी छात्रों को दिखाई देती हो। और चौथा, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि शिक्षण सहायक सामग्री, वो शिक्षण सहायक सामग्री, आप कभी भी देखेंगे कि एक बच्चा उन चीजों से ज्यादा सीखता है जिसमें उसकी जितनी ज्यादा सेंसेस है, जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जितनी एक्टिव होंगी। अगर केवल लेक्चर पढ़ाया जा रहा है आपको, केवल लेक्चर से पढ़ाया जा रहा है आपको, कहीं पे भाषण दिया जा रहा है, तो उससे आप सबसे कम सीखते हैं। अगर आपको लेक्चर के साथ अगर आपको चित्र दिखाया जा रहा है तो उससे आप और ज्यादा सीखते हैं। अगर आप जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां आपकी एक्टिव होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अगर जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां होंगी, जितनी ज्यादा आपकी ज्ञानेंद्रियां, जितनी ज्यादा आपकी सेंस एक्टिव होंगी सीखने की प्रक्रिया में, आप उतना ही ज्यादा सीखते हैं। एक चीनी कहावत है, उसमें कहा भी गया है कि मैंने एक चीज को सुना तो मुझे कुछ याद नहीं रहा, उसके बाद मैंने उस चीज को देखा तो मुझे काफी कुछ याद रहा, और उसके बाद ऐसा था कि मैंने उसके कुछ चित्र देखे हैं, तो चित्रों को देखने के बाद मुझे लगभग सारा कुछ याद रहा। कुल मिलाकर अगर किसी भी सीखने की प्रक्रिया में जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां, जितनी ज्यादा सेंस अगर आपकी एक्टिव होती है, तो उतनी ज्यादा आपकी सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है, या आप उतनी जल्दी सीखते हैं, या वो सीखा हुआ जो आपने सीखा है वो उतना ज्यादा अस्थायी और दीर्घकालिक होता है। तो जो भी शिक्षण सहायक सामग्री आपकी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, वो सबसे अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है। जैसे केवल लेक्चर में आपका केवल कान आपके एक्टिव होते हैं, है ना, तो आपकी केवल श्रवण इंद्रिय एक्टिव होती है, लेकिन जब आप सुनते और देखते हैं तो आपकी श्रवण और दृश्य इंद्रिय दोनों एक्टिव होती है। तो जितनी ज्यादा आपकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होंगी, आपकी सीखने की प्रक्रिया भी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावी है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को क्या करती है? सक्रिय करती है। चलिए अगला है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं। कौन से अध्यापक लोकप्रिय होते हैं? जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, अच्छे अंक प्रदान करते हैं, या उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। भाई तो किसी भी बच्चे को ऐसा शिक्षक क्यों पसंद आएगा कि जो उसको अतिरिक्त शुल्क लेकर ट्यूशन पढ़ा रहा हो, है ना, तो ये तो गलत है, डी ऑप्शन तो गलत है। फिर अच्छे अंक प्रदान करता हो, अच्छे अंक प्रदान करना ये आपका जनरली आपके दिमाग में आ सकता है कि ये सी ऑप्शन सही हो, है ना, लेकिन आपको आदर्शात्मक रूप में चलना है, आइडियलिज्म में चलना है। आपको वो नहीं देखना कि जो आपके आसपास हुई है जो घटनाएं वही सही होंगी, है ना। आदर्श रूप में बच्चों को वो शिक्षक कभी पसंद नहीं आ सकते हैं जो उनको अच्छे अंक प्रदान करते हो। तो अच्छे अंक प्रदान करने वाले शिक्षक उनको कभी पसंद नहीं आएंगे। ऐसे शिक्षक उनको पसंद आते हैं जो बच्चों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर बी होगा। बच्चों को छात्रों को वही शिक्षक सर्वाधिक पसंद आते हैं जो उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में सहायता करते हैं, जो उनके निजी जीवन की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, जो उनकी शैक्षणिक समस्याओं को सॉल्व करते हैं, जो उनकी सीखने की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे शिक्षक छात्रों को अधिक पसंद आते हैं। इसका सही आंसर बी होगा।
तो इसका सही आंसर बी होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष का मूल तत्व क्या है? तो पहला इसमें शिक्षण सामग्री की विविधता, दूसरा है शिक्षक छात्रों की सजीवंता क्रिया, तीसरा है संपूर्ण शांति और चौथा है सख्त कठोर अनुशासन। तो मैंने आपको बताया था कि कठोर अनुशासन कभी भी अगर क्लासरूम में कठोरता की जा रही हो तो वो गलत है। दूसरा संपूर्ण शांति भी गलत है। संपूर्ण शांति क्लासरूम में अगर है तो वो एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व नहीं है। संपूर्ण शांति का होने का मतलब है कि छात्र डरे हुए हैं, छात्र शिक्षक से डर रहे हैं, तो संपूर्ण शांति भी सही नहीं है। तीसरा ए ऑप्शन पे चलते हैं। भाई शिक्षण सहायक सामग्री की विविधता तो है, माना यहाँ पर चार्ट भी है, मॉडल भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन शिक्षक और छात्र के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो सबसे किसी भी प्रभावी शिक्षण कक्षा कक्ष की जो सबसे सर्वाधिक विशेषता होती है वो होती है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतःक्रिया को ही यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक अच्छी कक्षा वो होती है जहां पर छात्रों और शिक्षकों के बीच में एक सजीव अंतःक्रिया होती है, दोनों के बीच में एक सम्मान पूर्वक व्यवहार होता है, दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर दोनों को ये पता रहता है कि इन प्रश्नों का जवाब देने में उसे कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि सामने से उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाने वाला। तो एक सजीव अंतःक्रिया होती है जिसमें छात्रों को डर नहीं होता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि दोनों के बीच में ऐसी बातचीत होना, दोनों किसी उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। अंतःक्रिया का अर्थ होता है, इंटरेक्शन का अर्थ होता है कि जब दो लोग किसी एक ही कार्य को करने के लिए या किसी एक ही उद्देश्य पे पहुंचने के लिए कार्य कर रहे हो, अंतःक्रिया का अर्थ होता है। तो कक्षा में दोनों का, चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो, उन दोनों का उद्देश्य क्या होता है? सीखना, अधिगम करना, है ना। तो इसमें शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह, है ना, कि कक्षा में कोई शिक्षक गया और उस शिक्षक के जाते ही वहां पर किसी छात्र ने कहा कि हमें अपना परिचय दीजिए, यानी कि शिक्षक को छात्र कह रहे हैं कि हमें अपना परिचय दीजिए। तो क्या कहेंगे आपने कि कक्षा में, पहला ऑप्शन देखिए कि उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, तो भाई वो परिचय आपको उसी समय पूछ रहे हैं, तो कक्षा के बाद क्यों मिलने के लिए कहेंगे, है ना। आपको तो परिचय देना है, वो संपूर्ण कक्षा के सामने आपको मांग रहा है, तो कक्षा के बाद मिलने के लिए नहीं कहना है, ठीक है। दूसरा, इस सी ऑप्शन को देखते हैं कि इस मांग की उपेक्षा करें तथा पढ़ाना शुरू करें। अगर किसी छात्र ने आपका परिचय पूछा और परिचय पूछने के बाद आपने उसकी उपेक्षा कर दी और अपना परिचय नहीं दिया और सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उससे छात्र के मनोवृत्ति पर या उसके मन पर, ठीक है, उसके अंतर मन पे गलत असर पड़ेगा। उसे लगेगा कि उसके शिक्षक के द्वारा उसे उपेक्षित किया गया है और तब संभव है कि वो आपसे पढ़ना या सीखना भी नहीं चाहेगा और हो सकता है कि आपका आदर या आपकी जो रिस्पेक्ट है वो भी कम हो जाए उसकी नजरों में। तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है, आपको उसकी मांग की उपेक्षा नहीं करनी है। डी है, इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे कि आपने तो बिल्कुल गलत पूछ लिया है ना, आपको ऐसे तरीके से नहीं पूछना चाहिए था, और फिर छात्र को डांटना कि ये आपकी जो मांग है वो गलत है और उसके बाद उस गलत मांग के लिए अगर आप छात्र को डांटे तो ये भी गलत तरीका है। सही है कि अगर किसी छात्र ने आपसे अपना परिचय पूछ लिया है तो आप संक्षेप में अपने बारे में बताएं और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये सबसे बेहतर तरीका है ताकि आपका आदर भी बना रहे, शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावित ना हो और छात्र की जिज्ञासा की पूर्ति भी हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें। अब माना अध्यापक बार बार तो मूल्यों की बात करता है ना,
बार बार मूल्यों की बात करता है, लेकिन मूल्यों को खुद ही फॉलो नहीं करता है। बच्चों को कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, ईमानदारी से रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और निजी जीवन में वो सारी चीजें स्वयं कर रहा हो, तो ये तो गलत है ना। तो इसका छात्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक और चीज आपको समझनी है कि पहली से लेकर और 12वीं तक, पहली कक्षा से लेकर और 12वीं तक के जो छात्र होते हैं, वो अधिकांश छात्र अपने टीचर को फॉलो करते हैं। जैसा आचरण उनका अध्यापक करता है, वैसे ही उसी आचरण को वो फॉलो करते हैं। और तब आपको वहां पर कोई भी छात्र है, किसी भी छात्र के द्वारा ये देखा जाएगा कि उसका शिक्षक जैसा आचरण कर रहा है, वो भी वैसा ही आचरण करता है, क्योंकि वो अपने शिक्षक को आइडियल मानता है। और तब अगर जैसा उसका शिक्षक कर रहा है, तो तब वो इस चीज से प्रभावित नहीं होता है, इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि उसका शिक्षक क्या कह रहा है, बल्कि वो इस बात से प्रभावित होता है कि उसका शिक्षक क्या कर रहा है। तो वो शिक्षक जैसा कर रहा है वास्तविक जीवन में, वो उसी चीज को फॉलो करता है। तो इसके लिए अगर बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करना हो, तो स्वयं उन नैतिक मूल्यों पर आचरण भी करे। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन, भाई अगर आपने महान व्यक्तियों की कहानियां सुना भी दी, तो महान व्यक्तियों की कहानी सुना के आप क्या करेंगे? आपने कहानी सुना दी, उन्होंने कहानी की तरह लिया, फिर आप नैतिक मूल्यों का विकास तो नहीं कर सकते। देवी देवताओं की बात करके भी आप किसी विद्यार्थी के अंदर नैतिक मूल्यों की बात नहीं कर सकते। आप बार बार मूल्यों पर बात करते रहे कि सदा हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में आप खुद ही वैसा नहीं कर रहे हो, तो भी बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्चे पे असर पड़ता है कि उनका शिक्षक क्या आचरण कर रहा है और वो उसी आचरण को फॉलो करते हैं। इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा, है ना। एक जो क्लासरूम है और उस क्लासरूम में छात्र जो है वो दो, वहां मंद बुद्धि बालक भी हैं, ठीक है, वहां मंद बुद्धि बालक भी हैं और प्रतिभाशाली बालक भी हैं उसी क्लासरूम में, तो फिर उसके लिए क्या सही होगा? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं और फिर इसमें इस कोट में से आपको सही आंसर ढूंढना है कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए। भाई जिनका आईक्यू नीचे है, जिनकी मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि बालक हैं, और अगर आपने उन्हीं के लिए शिक्षण का स्तर ऊंचा रख लिया, तो वो कैसे सीख पाएंगे, है ना, तो वो तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। भाई शिक्षण का स्तर अगर ऊंचा रखा जाए, तो उससे केवल प्रतिभाशाली बालकों को समझ में आएगा। अगर आपने एडवांस लेवल का पढ़ाना शुरू कर दिया, उच्च स्तर का पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उससे केवल और केवल प्रतिभाशाली बालकों को समझ में आएगा। मंद बुद्धि बालकों को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जिनकी आईक्यू कम है उनको उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए ये ऑप्शन तो क्या है? गलत है, पहला जो है। दूसरा, शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र क्या कर सके? समझ सके। तो इसमें हमें ये देखना है कि शिक्षण के स्तर को नीचे रखना, तो अगर आपने शिक्षण के स्तर के नीचे रख दिया, तो उससे आप फिर प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करेंगे। अगर आप शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखते हैं, तो आप मंद बुद्धि बालकों के साथ न्याय नहीं करेंगे। और अगर आपने शिक्षण के स्तर को नीचा रख लिया, तो फिर आप प्रतिभाशाली बालकों की जो प्रतिभा है उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है? गलत है कि शिक्षण के स्तर को नीचा नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल नीचा नहीं रखना है कि आप एकदम से मंद बुद्धि बालकों के स्तर पे लेके चले गए, तो फिर सामान्य बालकों और प्रतिभाशाली बालकों का क्या होगा, है ना। तो इसलिए आपको अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं कि शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे। तो सबसे सही है कि आप कक्षा शिक्षण में मध्यम रूप से पढ़ाएं, ना तो स्तर को नीचा रखें ना स्तर को ऊपर रखें, बल्कि मध्यम स्तर पर पढ़ाएं ताकि प्रतिभाशाली छात्रों के साथ भी न्याय हो सके और मंद बुद्धि बालकों के साथ भी न्याय हो सके। और अगला है कि मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना, कि अगर उन्हें मध्यम स्तर में भी समझ ना आए, है ना, प्रतिभाशाली बालकों के लिए तो आपने क्या कर लिया कि शिक्षण का स्तर मध्यम रख लिया ताकि उन्हें नीरस ना लगे। और अगर मंद बुद्धि बालकों को इसके बाद भी समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है? मंद बुद्धि बालकों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा और चौथा होगा, यानी कि इसका आंसर सी सही है। थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि इसका आंसर सी सही है।
अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षण की पहचान है। औपचारिक शिक्षण की पहचान क्या है? और दो प्रकार के शिक्षण होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, है ना। औपचारिक शिक्षण वो होता है कि जब आप नियमित रूप से किसी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं, तय समय पर विद्यालय जाते हैं, एक निश्चित समय सीमा होती है और आपको उस निश्चित समय सीमा में कोर्स को पूरा करना होता है। आपको पढ़ने का भी निश्चित समय होता है कि आपको 9 बजे स्कूल में जाना है, 4 बजे स्कूल की छुट्टी होगी। इसे कहते हैं औपचारिक शिक्षण, फॉर्मल, जिसमें फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें औपचारिकताएं होती हैं। और एक होता है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण ठीक वैसे ही है जैसे आजकल आप कुल मिला के आप डिस्टेंस से, है ना, दूरस्थ शिक्षण से आप अपनी डिग्रियां पूरे करते हैं या आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। जैसे ओपन बोर्ड से पढ़ना, तो ओपन बोर्ड से पढ़ने में क्या होता है, आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं, केवल आपको परीक्षाएं देनी होती हैं, बाकी आप अपने तरीके से पढ़ते हैं, अपने समय पर पढ़ते हैं, जिस समय पर आपको मौका मिलता है उसी समय पर पढ़ते हैं। आपको क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं होती है। क्लासरूम की जो आपके पास शिक्षण सामग्री है, उस शिक्षण सामग्री को आपको विद्यालय में जाके नहीं पढ़ना होता है, बल्कि अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो जो औपचारिक शिक्षण होता है, औपचारिक शिक्षण का मतलब है फॉर्मल शिक्षण। उसका एक निश्चित स्थान होता है, उसके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और उसकी निश्चित समय सारणी होती है, ये तीनों होते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षण जो होता है उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ना तो आपको विद्यालय में जाना होता है, ना आपको निश्चित समय सारणी का पालन करना होता है, और ना ही आपको किसी भी प्रकार की जो निश्चित लक्ष्य है वो दे रखे होते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षण औपचारिक शिक्षण के ठीक विपरीत है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ये सभी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? तो अगला अगर हम देखें इसमें कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में कौन सा कथन अनुचित होगा, ठीक है, तो इसमें पहला है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। चौथा है अधिकांशतया यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तो देखिए पहले बी ऑप्शन को देखते हैं। अधिकांश ये पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो भाई पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, ये कथन गलत है ना, ये कथन गलत है। अधिकांश से पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का जो प्रयोग है वो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ठीक। अच्छा इसका आंसर एक सेकंड। तो अधिकांश ये पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। भाई पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसकी उपयोगिता तो होती है ना, उसकी उपयोगिता तो होती है, अत्यधिक उपयोगिता होती है, लेकिन यहाँ पर एक ही कथन है कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। तो पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक हो, यानी कि व्यवहारिक का अर्थ है कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सके। तो पाठ्य पुस्तकों से जो प्राप्त ज्ञान है वो जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक हो। तो ये जो तीसरा कथन है, सी कथन है, ये अनुचित है ना। तो कौन सा कथन अनुचित है? पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है, ठीक है। अगला है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। तो ये तो सही है, ये तो हो सकता है, ये तो सही कथन है ना, ये तो सही कथन है। और पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। एक्चुअली में इसका जो सबसे सही आंसर है ना, अच्छा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये पूछ रखा है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो कौन सा कथन अनुचित होने वाला है? तो इसमें जो कौन सा कथन अनुचित होगा, तो पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। यानी कि पाठ्य पुस्तक की सहायता से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। तो ये कथन भी क्या है? ये कथन भी सही है। अगला है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। ये जो कथन है ये सी कथन गलत है। सी कथन गलत इसलिए है क्योंकि इसकी अत्यधिक उपयोगिता तो होती है, जो पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान है उसकी अत्यधिक उपयोगिता तो होती है, लेकिन वो उपयोगिता होगी लेकिन पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है। पूर्ण रूप से व्यवहारिक का मतलब है कि आप पाठ्य पुस्तक के सारे ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में या वास्तविक जीवन में उतार दे। तो जो पाठ्य पुस्तकों में लिखा होता है वो सारा का सारा वास्तविक जीवन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि इस कथन में दे रखा है कि वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर भी इसका सी है। क्वेश्चन क्योंकि ये पूछ रखा है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, तो कौन सा कथन अनुचित है? सी ऑप्शन अनुचित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। अब पाठ योजना से तात्पर्य है। पाठ योजना कहते हैं लेसन प्लान को, ठीक है। जब भी आप कभी डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे तो उसमें एक लेसन प्लान आता है जिसे पाठ योजना कहा जाता है। और पाठ योजना दरअसल अगले दिन जो आने वाली जो अगले दिन आप जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक में उस टॉपिक के पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, उस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान आप किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान आप किस किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, इस सबसे संबंधित योजना होती है उस पाठ योजना में। पाठ योजना दरअसल आपके द्वारा कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जाएगी, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जाएगी और उसके अलावा उस शिक्षण सामग्री के साथ आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, इस सब की योजना बनाई जाती है पाठ योजना में और उसी को इंग्लिश में कहते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान है पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर आना, ठीक है। तो पहला इसका पाठ योजना से तात्पर्य है तो स्वयं पढ़कर आना नहीं है, है ना। दूसरा है उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरे करने की इच्छा रखता है। तो मैंने आपको यही बताया कि एक जो पाठ योजना होती है उसमें अगले दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, इस सब की जो जानकारी होती है इस सब की जानकारी पाठ योजना में होती है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? बी होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो संबंध होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का संबंध किससे होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का संबंध यानी कि आपको सामने एक समस्या है और उस समस्या को आपने सॉल्व करना है। तो समस्या को सॉल्व करने का जो संबंध होता है वो आपके चिंतन स्तर से होता है ना। जो आपका चिंतन का स्तर होता है, आपका जो सोचने का स्तर होता है, क्या आप किस स्तर पे सोच पाते हैं। तो जितना आपका ऊंचा चिंतन स्तर होगा उतना ही आपकी समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होगी वो तीव्र होगी और वो उतनी ही ज्यादा विकसित होगी। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? वो है चिंतन स्तर से। अगला आपके पास है एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। संदर्भ पुस्तकों का मतलब होता है रेफरेंस बुकें, जो गाइड होती हैं या जो अन्य किताबें होती है। एक तो आपके पास जैसे आप ये समझे कि आपके क्लासरूम में एक तो एनसीईआरटी की बुकें आती हैं और एक एनसीईआरटी की बुकों के अलावा कुछ अन्य पब्लिकेशंस की बुक भी आती हैं। तो एक अध्यापक को दोनों प्रकार की बुकें पढ़नी चाहिए, चाहे वो रेफरेंस बुकें हों, चाहे एनसीईआरटी की बुकें हों, चाहे किसी पब्लिकेशन की बुकें हों। और क्यों पढ़नी चाहिए? उसमें पहला है किससे ज्ञान की वृद्धि होती है, पहला।
दूसरा, इससे समय नष्ट करने में सहायता मिलती है। तो भाई शिक्षक का उद्देश्य समय नष्ट करना थोड़ी है, तो समय नष्ट करने में सहायता मिलती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इसमें है अधिक से अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्रों को उलझा सकता है। तो शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को उलझाना थोड़ी है, छात्रों को अधिगम करवाना है, छात्रों को सिखाना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो 176 का क्या है, ए, क्योंकि भाई शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को उलझाना नहीं है, शिक्षक का उद्देश्य समय नष्ट करना नहीं है। तो शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा, है ना। तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, छात्रों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, किसी भी छात्र के अंदर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होगा, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण स्वतंत्र रूप से विचार करना है। अगर कोई छात्र स्वतंत्र रूप से विचार कर पा रहा है, किसी चीज के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, किसी भी अवधारणा के बारे में, अगर वो अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है, अलग अलग तरीके से सोचने को कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का अर्थ होता है जब कोई छात्र या कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में अलग अलग तरीके से सोच सकता है, वो किसी समस्या के विषय में अलग अलग तरीके से सोच सकता है, तो उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। और अगर किसी भी बालक में अपसारी चिंतन हो तो वो सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा गुण माना जाता है, क्योंकि ये अपसारी चिंतन अधिकांशतया प्रतिभाशाली बालकों और सृजनात्मक बालकों में प्राप्त होता है। और अपसारी चिंतन का अर्थ है कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करना, किसी तथ्य के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में स्वतंत्र रूप से चिंतन करना, ये क्या है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों को विद्यालय में रोककर रखा जाना चाहिए। भाई अगर आप विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप छात्रों को विद्यालय में रोक के रखेंगे। छात्रों को विद्यालय में रोक के क्यों रखेंगे, रोक के रखने का मतलब होगा कि उन्हें जबरन बंदी बनाया जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो छात्रों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। तो रोक कर अगर रखा जा रहा है तो इसका मतलब उन्हें जबरन रोक के रखा जा रहा है, तो इससे बालकों की रुचि नहीं बढ़ेगी, बल्कि उससे बालकों का जो घृणा बढ़ेगी विद्यालय से, अगर उन्हें जबरन रोक के रखा जाएगा। अगला सी ऑप्शन देखिए कि बच्चे के माता पिता को विद्यालय में आने से रोका जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगर बच्चे के माता पिता विद्यालय में नहीं आएंगे तो इससे बच्चों की रुचि पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो गलत हो ही गए हैं। तो विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल अगर है, अगर विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल है, अगर कक्षा का वातावरण अनुकूल है, अगर शिक्षकों का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा है और वो अच्छी शिक्षण विधियों का, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों की खुद ब खुद रुचि बढ़ेगी, है ना। विद्यालय में बच्चों की रुचि खुद ब खुद बढ़ेगी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य करने की संस्तुति देंगे। संस्तुति का मतलब है कि आप किस प्रकार का कार्य करने का सुझाव देंगे। तो ये जो 29वां क्वेश्चन है, इसमें कि एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य करने की संस्तुति देंगे, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, किस प्रकार का गृह कार्य करने की संस्तुति देंगे। कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक। तो भाई आपको जबरन अगर बच्चों को कठिन कार्य देना है, अगर उनके मानसिक स्तर से ऊंचा देंगे तो उससे बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति पे कोई सकारात्मक असर तो पड़ेगा नहीं, है ना। या उन्हें केवल ऐसा काम दे दें जिससे उनका समय नष्ट हो जाए या वो बिजी रहे, तो ये तो गलत तरीका होगा। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। किताबी व आलोचक, केवल किताबी गृह कार्य देना व आलोचक गृह कार्य देना, आलोचक होना, तो इसको भी ये अच्छा गृह कार्य नहीं माना जाएगा। अच्छे गृह कार्य वो माना जाएगा जो मनोरंजक हो, है ना, जो मनोरंजक हो, साथ ही साथ सरल हो, ठीक है, और सीखने में भी सहायक हो। तो इसका जो सही आंसर है
वो सी होगा। देखिए इसमें ये तो सही है कि स्वयं सीखने में सहायक है, डी ऑप्शन में एक चीज तो सही है, लेकिन इसमें विस्तृत दे रखा है। तो गृह कार्य कभी भी विस्तृत नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। गृह कार्य अनावश्यक बोझ नहीं होना चाहिए छात्रों पे। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजक लगे, जो उनको सीखने में सहायता करे और जो सरल हो, है ना। तो सी इसका सही आंसर होगा। डी भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन डी में एक शुरू में विस्तृत आ रहा है, इसलिए डी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा है? सी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, इस कथन से आप कहां तक सहमत है? भाई अगर आप एक शिक्षक हैं और आप किसी क्लासरूम में जा रहे हैं तो आपको अपने छात्रों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहां तक उनका ज्ञान का स्तर है, उन्हें कहां तक कोई विषय वस्तु आती है, तभी तो आप आगे का सही से पढ़ा पाएंगे। अगर आपको यही पता नहीं कि आपके छात्रों को क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आप कभी भी क्लासरूम में एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। इसलिए क्लासरूम में जाने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि आपके छात्रों को क्या आता है, कितना उनका पूर्व ज्ञान है और वो कहां से सीखना शुरू कर सकते हैं, कहां से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इससे क्या है, सहमत है? तो इससे आप पूर्णतया सहमत होने चाहिए। तो 30वें का आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके, है ना। तो अगर बच्चों के अंदर अगर आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है, वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? वैज्ञानिक सोच का मतलब है कि एक बच्चे के अंदर समस्या समाधान की प्रक्रिया विकसित करना। समस्या समाधान का मतलब है कि उसके सामने कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम का वो कारण जाने, उन कारणों का सॉल्यूशन ढूंढे और अंत में वो किसी समाधान पे पहुंचे, उन सभी समाधानों में से किसी एक सबसे अच्छे समाधान पर पहुंचे। तो वो क्या कहलाता है आपके? वो आपकी वैज्ञानिक सोच कहलाती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कहलाता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्थ होता है कि किसी विद्यार्थी के अंदर लॉजिकल चीजें विकसित होना, वो किसी भी तथ्य, किसी भी अवधारणा या किसी भी घटना को वैज्ञानिक तरीके से सोचे, वो लॉजिकल तरीके से सोचे। तो जब बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, तो ये भी सही है। जब बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएंगी तो उनको सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो उससे उनके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। दूसरा, बच्चों के द्वारा दिए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, कि जो बच्चों ने आपने उनके सामने कोई समस्या रखी और वो कुछ संभावित परिणाम दे रहे हैं, संभावित समाधान दे रहे हैं, तो उनका परीक्षण भी किया जा सकता है ना। बच्चों को संभावित समाधान हेतु प्रेरित करके। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में मदद करते हैं। अगला है, शिक्षण का आधार होना चाहिए। शिक्षण का आधार मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा है और पूरी की पूरी जो शिक्षण व्यवस्था है वो केवल और केवल किस पे टिकी हुई है? बालक पे टिकी हुई है। उसी के लिए सारी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है। तो शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षण का आधार बालक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? तो भाई बी तो नहीं होगा, खींचपूर्ण तो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी छात्र क्या होंगे? समान होंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी प्रकार के शारीरिक संरचना से आते हैं, तो उनके लिए समान व्यवहार होगा एक शिक्षक का। तो खींचपूर्ण नहीं हो सकता है, क्रोधपूर्ण भी नहीं होगा और उदासीनतापूर्ण भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रेम व स्नेहपूर्ण होना चाहिए दिव्यांग बच्चों के लिए, यानी कि जो शारीरिक रूप से किसी समस्या का सामना कर रहे हैं उन बच्चों के लिए किसी भी शिक्षक का प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कोई भी अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो वो अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। भाई आकर्षक रूप से सजी हुई अगर एक पाठ्य पुस्तक है और वो सजी हुई तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट ही अच्छा नहीं है, कंटेंट जो है वो त्रुटिपूर्ण कंटेंट है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं,
तो वो पुस्तक सही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? वो पुस्तक सही नहीं मानी जाएगी तो आकर्षक रूप से सजी हुई पुस्तक होने का अर्थ ये नहीं कि वो एक अच्छी पुस्तक है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें। चित्रों से भरी हुई, पता चला कि एक पुस्तक में चित्र भरे हुए हैं लेकिन सारे चित्र संदर्भ से हटे हुए हैं, यानी कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित चित्र नहीं है और गलत तरीके से चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, तो चित्रों से भरी हुई पुस्तक भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक नहीं मानी जाएगी। तो बी भी इसका गलत होगा। सी, रोचक उदाहरणों से भरी हुई। अब एक पुस्तक है जिसमें रोचक उदाहरण तो भरे हुए हैं लेकिन वो कंटेंट से हटकर है, जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। तो अगर उस विषय वस्तु से संबंधित नहीं है तो फिर वो पुस्तक अच्छी कहां से हुई? इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर होगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से, यानी कि ठीक है वो आकर्षक रूप से सजी हुई हो तो ये भी सही है, अगर वो चित्रों से भी भरी हुई हो तो वो भी ठीक है, रोचक उदाहरण भी होने चाहिए पुस्तक में, लेकिन जो अनिवार्य चीज है, अनिवार्य चीज ये है कि उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली जरूरत किसी भी अच्छी पाठ्य पुस्तक की कि उसमें त्रुटियां न्यूनतम हों। बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, बाकी चीजें होनी चाहिए लेकिन वो बाद में, पहले पुस्तक को त्रुटियों से रहित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? तो उनके प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? अगर आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के दौरान जो छात्र पढ़ने में कमजोर हैं उन छात्रों के प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? क्या आप छात्रों की उपेक्षा करेंगे? तो छात्रों के प्रति आपका उपेक्षित व्यवहार होगा या नहीं होगा? तो छात्रों का उपेक्षित व्यवहार नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। आप कठोर व्यवहार भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे छात्रों को नुकसान पहुंचता है। अब सी और डी ऑप्शन है, पहला सी ऑप्शन है दया का और डी ऑप्शन है कि सहानुभूति व सहायता का। तो देखिए, दया का जो भाव होता है, दया का भाव छात्रों के अंदर हीन भावना उत्पन्न करता है। अगर आप किसी छात्र के प्रति दया दिखाएंगे तो दया दिखाने का अर्थ है कि वो छात्र खुद को हीन भावना से या खुद को घृणित नजरों से देखना शुरू कर देगा। इसलिए दया सही तरीका नहीं है। आप उससे सहानुभूति दिखाएं व उसकी सहायता करें। सहानुभूति दिखाएं यानी कि आप उससे सहानुभूति दिखाएं व उसके साथ उसकी सहायता करें सीखने में। तो ये सबसे सही तरीका होगा कि अगर कोई छात्र कमजोर है तो उस छात्र को कमजोर होने के बाद आप उसकी सहायता करेंगे या आपका जो व्यवहार होगा वो व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व सहायता का होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही है। दया का इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे छात्र के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है ना, कि वो आगे की पढ़ाई के लिए जो विषय चूज कर ले, उसने जिन विषयों का चयन करना है उन विषयों के चयन में वो आपकी मदद चाहता है। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे? अगर वो आपसे अपने विषयों के चयन में अगर आपकी सहायता मांगता है तब आप क्या करने वाले हैं? तो पहला जो ऑप्शन है वह विद्यार्थी को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है। पर मैंने तो आपको ये बताया है शुरू में ही कि जो आपका काम है वो आपका काम छात्रों को असिस्ट करना है, छात्रों के मित्र के रूप में कार्य करना है, छात्रों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना है। तो ये वाला तो आप कह ही नहीं सकते, है ना। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पर आप ये नहीं कहेंगे। दूसरा, उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी से सलाह लेने को कहेंगे। तो भाई अगर आपने व्यावसायिक जो सलाह एजेंसी है अगर उसी से सलाह लेने के लिए कहना है तो फिर आप अध्यापक किस बात के हुए, है ना। अगर आपका छात्र आपसे विषय के संबंध में, विषयों को चूज करने के संबंध में अगर आपसे सहायता मांग रहा है तो आप उसे किसी दूसरी एजेंसी या किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अगला, उसे इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप शिक्षक फिर किस बात के हैं, है ना। शिक्षक है तो आप छात्र के पथ प्रदर्शक भी हैं, मित्र भी हैं और उसके लिए एक गाइड का काम करेंगे। तो उसके लिए, उस चीज के लिए जरूरी है कि आप खुद ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप अच्छे शिक्षक तभी कहे जाएंगे जब आप विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान करेंगे और वो हर रूप में, चाहे शैक्षिक समस्याएं हो चाहे निजी समस्याएं हो।
तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे। कि आप विद्यार्थी को बताएंगे कि भाई ऐसा है कि अगर आपने आगे क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, और तब कौन सी पढ़ाई करनी है उसके संबंध में आप उसे कुछ विकल्प बताएंगे कि आप ये भी चुन सकते हैं, वो भी चुन सकते हैं, ये विषय भी चुन सकते हैं, है ना। और फिर उन विकल्पों में से विद्यार्थी स्वयं तय करेगा कि उसे क्या अच्छा लगता है। तो आप पथ प्रदर्शक की तरह या गाइड की तरह काम करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एक आदर्श शिक्षक होने की जो विशेषताएं हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो आप कुशाग्र यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी समझ सकते हैं आप, जो तीव्र बुद्धि का बालक है, अगर वो कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तब आप क्या करेंगे। तो अगर एक पहला है, अगर इसको देखेंगे कि उसकी समस्या को समझना चाहेंगे तो ये तो ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक तभी हैं जब आप छात्रों की समस्याओं को समझ रहे हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। अगर आपको उसके अभिभावकों को ही सूचित करना है तो फिर आप शिक्षक के रूप में क्या कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में अगर आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा का अनुशासन, उस कक्षा में क्या घटनाएं हो रही हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस सबकी जिम्मेदारी एक शिक्षक की होगी। वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर उसे इस जिम्मेदारी से नहीं भागना है तो फिर वो अभिभावकों को क्यों सूचित करेगा। उसे ये समस्या खुद के स्तर पे सॉल्व करनी है। तो अनुशासन की समस्या सॉल्व करना शिक्षक का दायित्व है। दूसरा, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर आप एक कुशाग्र बुद्धि का बालक है और अगर वो अनुशासनहीनता कर रहा है तो इससे संपूर्ण कक्षा जो होगी वो प्रभावित हो सकती है। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कक्षा को प्रभावित कर सकता है और इससे बाकी बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला है, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। फिर वही वाला आ जाता है कि अगर आप एक कक्ष में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उस कक्ष की अनुशासन का दायित्व, सिखाने का दायित्व, सारा दायित्व उस समय शिक्षक का होता है। इसलिए आपको अगर कोई बालक किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता दिखा रहा है या सीखने में किसी भी प्रकार की अरुचि दिखा रहा है तो आपको बच्चों के समस्याओं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपको उन कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने किसी बालक को कोई गृह कार्य दिया है तो उस गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्योंकि पहला, ये शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। दूसरा, इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तीसरा, इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है। और चौथा, इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र नहीं हो पाता है। तो शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र होना यानी कि शिक्षक की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी नहीं है ना। शिक्षक की सुविधा के लिए गृह कार्य नहीं दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य का उद्देश्य ही यही है ताकि जो छात्र है वो छात्र कुछ ना कुछ सीख सके। यह शिक्षक के लिए अनिवार्य कर्तव्य है, तो अनिवार्य कर्तव्य तो नहीं है, गृह कार्य को जांचना अनिवार्य कर्तव्य नहीं है शिक्षक के लिए। वो चाहे तो जांच सकता है, चाहे तो नहीं जांच सकता है, ये जरूरी नहीं, अनिवार्य कर्तव्य नहीं है ना। तो ये भी गलत है। इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर छात्र गृह करने के लिए बाध्य हो रहे हैं तो बाध्य होना एक नकारात्मक शब्द है ना। उन्हें सीखने का काम रुचिपूर्ण ढंग से करना चाहिए, उन्हें सीखने का काम आनंद लेते हुए करना चाहिए। उन्हें सीखने का जो कार्य है, सीखने की प्रक्रिया रोचक, रुचिपूर्ण और आनंदपूर्ण होनी चाहिए, ना कि बाध्य करने वाली या कठोर या नीरस होनी चाहिए। तो ये बाध्य वर्ड जो आ जाता है ना, ये बाध्य शब्द इस पूरे ऑप्शन को गलत कर दे रहा है। अगला है कि इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है। तो ये सही आंसर होगा कि अगर आप रोज गृह कार्य को जांच कर रहे हैं तो उसने जो गलती कर दी है बच्चे ने गृह कार्य को करने में, आप उसको तुरंत उसी दिन अगले दिन सुधार देंगे और इससे छात्र अपनी जो गलतियां कर रखी है उन गलतियों को तुरंत सुधार देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन है
कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। तो मैंने आपको कहा था कि एक अच्छा कक्षा या एक अच्छा क्लासरूम वो होता है जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच लगातार प्रश्न और उत्तर हो रहे हो, लगातार प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया हो रही हो। वही एक सजीव कक्षा कहलाती है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हो। तो ये जो प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े तो ये तो गलत है, क्योंकि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता पड़नी चाहिए। अगर प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं हो रही क्लासरूम में तो वो एक अच्छा क्लासरूम नहीं कहलाएगा। एक अच्छे क्लासरूम में लगातार वार्तालाप और प्रश्नोत्तर होना चाहिए। दूसरा, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ये भी ठीक है। अगला है छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे, ये भी ठीक है। और डी है अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो एक अच्छा क्लासरूम वो होगा जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हों, क्योंकि एक कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वही होती है जिसमें छात्र और शिक्षक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हों, छात्र भी प्रश्न पूछ रहे हो, शिक्षक भी प्रश्न पूछ रहे हो। तो ये तो गलत है बिल्कुल, लेकिन बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन इन बी, सी और डी ऑप्शन में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो सबसे जो सजीव कक्षा यानी कि जो एक अच्छी क्लासरूम का गुण है वो डी सबसे बेहतर गुण है। वैसे बी और सी भी सही है, लेकिन बी और सी में डी सबसे सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल अध्यापक है, इसमें केवल छात्र है ना। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो डी इसका है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। सामूहिक खेलकूद है ना, तो सामूहिक खेलकूद से पूछ रहे हैं कि सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। सामूहिक खेलकूद से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? तो पहले अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ए ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वर्तमान समय में है ना दो बालकों के बीच में तुलना करना किसी भी तरीके से ये अच्छा नहीं माना जाता है। जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें ये माना जाता है कि जो दो बालक हैं उन दोनों बालकों की विशेषताएं अलग हैं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। दोनों बालक अलग अलग तरीके से विकसित हुए, अलग अलग तरीके से उनकी विकास की प्रक्रिया है, इसलिए उनकी तुलना करना ही गलत है। उनके पास क्षमताएं भी अलग अलग हैं, इसलिए उनकी तुलना करना गलत है। तो तुलना करना यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं। दरअसल में जो भी विद्यालय में सामूहिक गतिविधियां होती हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट कार्य हो, चाहे वो किसी तरीके का खेल कूद हो, इन सभी का उद्देश्य बालकों के अंदर सामाजिक गुणों का विकसित करना होता है, ताकि वो सोशल बन सके, ताकि वो जब भविष्य में समाज में जाए तो समाज के अनुरूप उनके अंदर गुण विकसित हो रखे हो, सहयोग की भावना विकसित हो रखी हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहायता करने का गुण विकसित हो रखा हो, एक दूसरे के साथ किसी वस्तु को बांटने का या शेयरिंग का गुण विकसित हो रखा हो। तो ये उद्देश्य होता है सामूहिक खेलों का। सामूहिक खेलों का उद्देश्य सामाजिकता का विकसित करना होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो बी सही आंसर है, सबसे सही आंसर। वैसे तो इसका सी और डी भी आंसर है, सी आंसर है कि भाई सामूहिक खेलकूदों से शारीरिक विकास भी हो जाता है, शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है खेलकूदों का? मुख्य उद्देश्य सामूहिक खेलकूदों का सामाजिक गुणों का विकास करना है, ताकि कभी भविष्य में छात्र समाज में जाए तो समाज में जाने के दौरान वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए। अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ाना है ना। इससे समय की बचत होती है, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, और इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो भाई अगर कोई भी चीजें की जा रही हो तो उसका उद्देश्य ये होता है कि शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा हो। चाहे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, चाहे अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, इन सब का उद्देश्य ये होता है कि उससे शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इसका आंसर होगा डी। शिक्षण बिंदुओं का मतलब है कि आप पढ़ाने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को नोट कर ले, है ना। अगला क्वेश्चन है 42, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है
जो इसमें पहला ऑप्शन है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, दूसरा है कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो कक्षा में जोर से बोलना है ना, कक्षा में जोर से बोलना कोई सही तरीका नहीं है। विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, तो विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों पहनेंगे, रामलीला तो हो नहीं रही है ना, तो इसलिए आपको विशेष प्रकार के वस्त्र नहीं पहनने हैं, ठीक है। ये किसी प्रकार का कोई नाटक भी नहीं हो रहा है। तो अगर किसी प्रकार का कोई नाटक नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें विशेष वस्त्र को दर्शाना है, तो विशेष वस्त्रों को दर्शाने का कोई विशेष प्रकार के वस्त्रों को पहनने से आप बच्चों का ध्यान थोड़े आकर्षित कर पाएंगे, है ना। अगला है कि भाषण ठीक प्रकार से देंगे। भाषण ठीक प्रकार से देना भी किसी तरीके से सही नहीं माना जाता है कि अगर आप बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी है तो बच्चों को अगर छात्रों का अगर ध्यान आकर्षित करना है, तो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना पड़ेगा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, उस 42 का जो आंसर है वो 42 इस तरीके से कि कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं। तो कक्षा में जो छात्रों का ध्यान है वो ये तीनों चीजें नहीं होंगी, क्योंकि कक्षा में अगर आप जोर जोर से बोलेंगे तो उससे छात्रों को हो सकता है कि ध्यान आकर्षित ना हो, बल्कि शिक्षक से इरिटेशन हो जाए। दूसरा, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, तो विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना भी किसी भी अच्छे शिक्षण, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। कक्षा में विशेष प्रकार के वस्त्रों से आप छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। भाषण ठीक प्रकार से देंगे तो आप कक्षा में भाषण देना आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। और बच्चों का ध्यान आकर्षित तब होगा जब आप अपने टॉपिक को इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, पढ़ाते समय इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये इस प्रकार से बच्चों के सामने रखेंगे ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। और इसका तरीका ये हो सकता है कि आप टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों को कोई कहानी सुना दें, कोई क्वेश्चन आंसर सुना दें, तो छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, जिससे छात्र का ध्यान आकर्षित होगा कक्षा में। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है, सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है ना। तो जो सीखने की सर्वोत्तम विधि है, सीखने की सर्वोत्तम विधि इनमें से मैंने ये कहा था कि कोई भी शिक्षण विधि वो सबसे अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री या वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी जिसमें बच्चे की सबसे ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो रहा हो, जिसमें बच्चे की सबसे ज्यादा सेंसेस का प्रयोग हो रहा। तो बच्चे की जो सबसे ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है वो करके सीखने की विधि है। करके सीखने की विधि में बच्चे के सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि यदि अगला क्वेश्चन यह है कि यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, उसे अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए या उसे प्रधान अध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। तो इसका यह है सबसे सही आंसर कि उसे अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। छात्र को अपने शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसमें गलती व्यवस्था की है, शिक्षण विधियों की है और शिक्षण का जो व्यवस्था है, शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है। छात्रों को प्रेरणा यानी कि उनके अंदर अभिप्रेरणा देनी है। तो नवाचार, देखिए पहले तो अभिभावकों से शिकायत करना ये गलत है। अगर छात्रों को अंदर आपको अगर मोटिवेशन देना है तो आपको उनके अभिभावकों से शिकायत नहीं करनी है। अभिभावकों से शिकायत करने का मतलब है कि आप छात्र को हतोत्साहित करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा और इसका मतलब है कि इसी से इसका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास केवल ए और बी ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें से अच्छा भाषण देना आप छात्रों को अभिप्रेरित नहीं कर पाएंगे। छात्रों को अभिप्रेरित करने का तरीका है कि आप नवाचारों का मतलब है कि इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना,
बच्चों को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना, नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, नई नई शिक्षण साहित्य सामग्रियों का प्रयोग करना। तो उन इनोवेशन के तरीकों से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नवाचार का प्रयोग करके छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे? नहीं, ट्यूशन पढ़ने की सलाह नहीं देंगे। उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे? तो केवल परीक्षा के समय थोड़ी सहायता करना है, आपको उसे पूरे साल भर सहायता करना है। उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे। सरल पुस्तकें देकर क्या करेंगे? अगर उसे टॉपिक समझाना है, अगर आपको कोई छात्र किसी विषय में कमजोर है तो उसको उस विषय में व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। एक आदर्श शिक्षक की विशेषता होती है कि अगर कोई छात्र किसी विषय में कमजोर है तो उस विषय में वो अतिरिक्त समय देकर उसे पढ़ाए बिना ट्यूशन फीस के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, राइट टू एजुकेशन का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो राइट टू एजुकेशन का संबंध है वो निम्न में से किससे है? ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप, चलिए, ये जो क्वेश्चन है का संबंध निम्न में से किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो जो RTE का संबंध है, राइट टू एजुकेशन का संबंध है, देखिए राइट टू एजुकेशन का संबंध 6 से 14 वर्ष के बालकों से है। 6 से 14 वर्ष के बालक, और 6 से 14 वर्ष के जो बालक आते हैं उनको सामान्य तौर पर हम प्रारंभिक शिक्षा में लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रारंभिक शिक्षा है। अब तो धीरे धीरे करके जो RTE है, राइट टू एजुकेशन को और एक्सपेंड किया जा रहा है, लेकिन जिस समय पर ये क्वेश्चन बना है उस समय पर RTE का संबंध, राइट टू एजुकेशन का संबंध 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। और 6 से 14 वर्ष के बालक मुख्य तौर पर प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से और 8 तक के बालकों को, कक्षा 1 से और 8 तक के बालकों के लिए था ये। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, और कक्षा 1 से लेकर 5 तक को प्राथमिक कक्षाएं कहते थे, निम्न प्राथमिक कहा जाता था, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक को उच्च प्राथमिक कहा जाता था। लेकिन ये दोनों कंबाइंड रूप से कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राथमिक शिक्षा में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि कौन सी है? तो इसका तो आपको पता ही है कि नेत्रहीन छात्रों के लिए जो प्रयुक्त होने वाली लिपि है वो ब्रेल लिपि है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं, कि अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो स्कूल में शिक्षकों को नेता हो। तो नहीं, छात्रों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो शिक्षक स्कूल में शिक्षकों का नेता है या नहीं है। तो इसका आंसर ए तो नहीं होगा। अनुशासन के मामले में सख्त हो, ऐसा शिक्षक भी छात्रों को पसंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खेलकूद का प्रभारी हो, तो ये भी सही नहीं है। छात्रों को वो शिक्षक पसंद होता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। और लास्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में अनुशासन लागू करे, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए या विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताए। तो विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताने का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, चुटकुला सुनाना भी नहीं है। इसका सबसे सही तरीका है कि जब भी कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पहली बार जाए तो विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे या विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे। ठीक है, तो इसका ये होगा। इसके बाद हम आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें आगे आने वाले जो प्रश्न पत्र हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पहले आए हुए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है।